हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और दूसरी बात, जितने भी जॉब अपडेट्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम अपडेट्स होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो, या जितने भी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, वो हम अपने फेसबुक पे डालते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशंस। जितने भी मतलब हमें लगा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और वी कैन एश्योर यू कि अगर क्या मतलब इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में। सो हमने वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जिसके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आने के मतलब एक्सपेक्ट बिल्कुल 100% कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा जो एमसीक्यूज रहने वाला है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो आपने ये पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। ये तो रिलेशन होती है बिटवीन मैनेजर या एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। जितने भी रिलेशंस हैं वो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ लेबर लॉज है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लेबर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो ये लेबर लॉज है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा सा ओवर में देता हूँ। 1990 में एक कमेटी बिठाई गई थी, आई गेस रविंदर वर्मा था वो। तो उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी थी। तो उन्हें रिकमेंडेशन 44 सेंट्रल लॉज जो है इनको हम मतलब कंसोलिडेट करेंगे कुछ कोड्स में। बाद में वो 4 कोड आए जिनमें से इनमें से 29 लॉज जो है वो मर्ज हो गए। सो हमें उतना नहीं पढ़ना है, हम एमसीक्यू की तरफ डायरेक्ट जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया गवर्नस the resolution of industrial disputes and provides mechanism for negotiation, conciliation and arbitration। so अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठता है तो उसके साथ कौन सा एक्ट डील करता है? ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, या एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। हमारा अगला क्वेश्चन है, The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 is responsible for the management of which of the following schemes। तो ये जो एक्ट है EPF 1952, ये किसके रिलेटेड है? ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही समझ आया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है सी पार्ट, प्रोविडेंट फंड स्कीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया रेगुलेट्स द वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी मेजर्स एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। तो कौन सा एक्ट है वो जो रेगुलेट करता है वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी मेजर्स एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स? हमारे ऑप्शन जो है वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, या कंट्रैक्ट लेबर एक्ट 1940। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस बेस्ड ऑन विच फैक्टर। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन जेंडर, एज, रिलीजन या नेशनलिटी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास जेंडर। अगला क्वेश्चन है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 mandates the establishment of which committee at workplace? Employee welfare committee, grievance redressal committee, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो इसका जो आंसर है वो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो कौन सा एक्ट है वो? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे सेक्शंस हैं। और आपको ये भी याद रखना है, इस ट्रेड यूनियन एक्ट में वही कंपनी मतलब ये उसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जो कि रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। उम्मीद है आपने रजिस्ट्रेशन मोड कैसे क्या है वो पढ़ा होगा। द कोड ऑन वेजेस 2019 कंसोलिडेट्स एंड सिंप्लीफाइज वेरियस लेबर लॉज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट। कोड ऑफ वेजेस जो है किसके रिलेटेड है? पेमेंट ऑफ वेजेस, मैटरनिटी बेनिफिट, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो वो है पेमेंट ऑफ वेजेस। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया इंश्योर्स द पेमेंट ऑफ बोनसेस टू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स एंड प्रोडक्टिविटी? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965,
अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। आपको ये भी याद रखना है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कब लाया गया था, तो 1965। अप्रेंटिसेस आपको पता होगी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर पेड लीव एंड अदर बेनिफिट्स टू वुमेन एम्प्लॉयज फॉर हाउ मेनी वीक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जिसको फिर मर्ज किया गया था एक कोड में, जैसे कि आपको पता है सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसमें इसको मर्ज किया गया था। तो कितने वीक्स की पेड लीव मिलती है, 8, 12, 16 या 20। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 16। सो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक आवर video. The Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 imposes certain obligations on which parties, employers and employees, principal employers and contractors। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है The Employees State Insurance Act 1948 provides social security and welfare benefits to workers in case of which are the following situations: sickness, maternity, disablement, industrial accidents and injuries, termination and retrenchment, retirement and old age। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है The Industrial Employment Act 1946 requires employers in certain establishment to define and post which of the following: minimum wages, provident fund rules, standing order, grievance redressal procedures। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अगला क्वेश्चन है द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट इन इंडिया इज एनेक्टेड बाय विच अथॉरिटी। एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट कोई भी जगह होती है, वर्क प्लेस, जहाँ पे कोई भी मतलब काम हो रहा हो, ठीक है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये कौन सा एनेक्ट करता है? सेंट्रल करती है, स्टेट करते हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करते हैं या एम्प्लॉयर एसोसिएशन करती है। तो इसका जो एनेक्ट करती है वो है स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जिसमें आपको मतलब आप एक्सेस कर सकते हो इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपको दें किसी भी डिपार्टमेंट की, फ्रॉम विच टाइप ऑफ अथॉरिटीज़ एक्सेस इंफॉर्मेशन, फ्रॉम विच किस टाइप ऑफ अथॉरिटी, ट्रेड यूनियंस, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक अथॉरिटीज़। तो वो है पब्लिक अथॉरिटीज़, ये भी आपको याद रखना है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ वर्कर्स टू फॉर्म एंड जॉइन ट्रेड यूनियंस फॉर रजिस्ट्रेशन, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। तो जब ये रजिस्ट्रेशन करते हैं कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, तो वो है मेरे पास 5 मेंबर्स। और ये भी आपको याद रखना है आफ्टर ज्वाइनिंग एप्लीकेशन फिर 100 मेंबर्स होने चाहिए, तो वो सब आपने पढ़ा होगा। द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग हाउ मेनी आर मोर एम्प्लॉयज, ठीक है। प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग हाउ मेनी एम्प्लॉयज, तो वो है हमारे पास 15 एम्प्लॉयज। विच एक्ट इन इंडिया गवर्नस द वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो कौन सा है, कौन सा एक्ट है जो कि वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है? वो है हमारे पास बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में ये पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग हाउ मेनी वर्कर्स। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 20 वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 मैंडेट्स दैट वेजेस शुड बी पेड टू एम्प्लॉयज विद इन व्हाट टाइम फ्रेम। तो कितने दिनों में वेजेस पे करनी है एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो वो है 10 डेज। अगला क्वेश्चन है द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। तो ये भी आपको याद रखना है कंपनसेशन एक्ट कब पास किया गया था, तो वो है 1923। प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ वर्क रिलेटेड। तो वर्क रिलेटेड कंपनसेशन तो वो है एक्सीडेंट्स के केस में कंपनसेशन दी जाती है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन टू ट्रेड यूनियंस। इट्स एप्लीकेबल टू ओनली प्राइवेट सेक्टर यूनियंस, ओनली पब्लिक सेक्टर, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनियंस। अगला क्वेश्चन है द अप्रेंटाइज एक्ट 1961। अप्रेंटाइज मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपने साथ हेल्प के लिए किसी बंदे को रखता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं अप्रेंटाइज एक्ट 1961। रेगुलेट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस। इट इज एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट विद हाउ मेनी मोर वर्कर्स।
तो वो है हमारे पास 50 वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एंगेज्ड इन, तो आंसर विजिबल है बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2013, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, इसके लिए इंटरनेट कंप्लेंट कमेटी बिठाई जाती है। रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड एस्टेब्लिश इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग, तो कितने उसमें वर्क करने चाहिए, 20 और मोर एम्प्लॉयज। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 वाला इंट्रोड्यूस प्रोविजन रिलेटेड टू क्लोजर ऑफ establishments employing up how many workers without prior government approval, तो वो है 300 वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स बिलो द एज ऑफ, तो अगर आपकी एज बिलो 16 ईयर्स है तो आप फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि एडोलसेंस एज क्या होती है, तो वो भी आपको पता होगी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। द एम्प्लॉयज स्टाफ इंश्योरेंस एक्ट 1948 प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज इन, तो किस में ये जो ESI एक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, जो किस में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्मॉल स्केल या फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, तो वो है, इसका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 जो है मैंडेट्स दैट एम्प्लॉयर शुड डिफाइन स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिलेटिंग टू टर्म एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स, 50, 100 और मोर, तो इसका जो आंसर है वो है 20 और मोर वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कवर्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड्स, तो किस टाइप के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज पेंशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन फंड एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, इसका जो आंसर है वो है डी पॉट। तो आपको याद रखने हैं 1952 किसको कवर करता है। अगला क्वेश्चन है The Shops and Establishment Act in India regulates the working conditions and employment terms for which types of establishments. Shops and Establishment Act in India जो है regulates the working conditions, तो किन की working condition regulate करता है, and employment terms of which type of establishments, factories and manufacturing units, offices and commercial establishment, educational institutions या all of the above, तो इसका जो आंसर है वो है all। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सेट्स मिनिमम वेजेस फॉर विच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, तो मिनिमम वेजेस किन के लिए होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एग्रीकल्चर वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो इसका जो आंसर है वो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है ये आपको याद रखना है कब आया था, 1947, तो इसमें क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक्ट लाया गया था। प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर, किन के लिए प्रोविजन होती है, एम्प्लॉई वेलफेयर प्रोग्राम, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अगला क्वेश्चन है, देखो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि एग्जाम्स अभी क्लोज है और मैं ये जान के ये क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ कि आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी। द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इट रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 तो कितने मेंबर्स होते हैं, जो ये हमने अभी पढ़ा 5 मेंबर्स फॉर रजिस्ट्रेशन। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो ग्रेचुटी क्या होती है, ये एक काइंड ऑफ गिफ्ट या थैंक्स बोलो होती है फ्रॉम मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय को कि आपने इतनी सर्विस दी है। आपसे मैं क्वेश्चन कर, अच्छा यही क्वेश्चन है, प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट अगेंस्ट टू एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड, तो कितने साल के मतलब आपने सर्विस दी होगी, ऐसा नहीं है आपने 2 महीने की सर्विस दी होगी तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी, नहीं,
मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस जब आपने दी होगी तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है प्रोवाइड्स मेडिकल, कैश, मैटरनिटी एंड अदर benefits to employees earning up to specific wage limit. What is the current wage limit for covering under this act? 15,000 per month, 20,000, 25,000, 30,000। इसका जो आंसर है वो है 15,000। द कंट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 applicable to establishment engaging how many or more contract workers on any day of the preceding 12 months। पहले आपको पता होनी है कंट्रैक्ट लेबर क्या होता है। कंट्रैक्ट लेबर होता है मतलब जो किसी मतलब फर्म में आया हो थ्रू कंट्रैक्टर, बट उसको पता नहीं है कि असल में एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंट्रैक्ट लेबर। तो कितने कंट्रैक्ट वर्कर्स ऑन द डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, तो वो है 50 वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क एट प्लेस, जो हमने अभी पढ़ा। मैंडेटरी फॉर्मेशन इंटरनल कमिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग, तो कितने होने चाहिए, जैसा कि हमने अभी इसको पढ़ा हुआ है 20 और मोर एम्प्लॉयज। अगला क्वेश्चन है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विद विच अथॉरिटी। ये जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, ये भी आपको याद रखना है कब आया था, 1996 में। रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विद विच अथॉरिटी, तो किसके साथ इनको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो है कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये आपको याद रखना है कब आया था एक्ट, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं। प्रोवाइड्स फॉर फिक्सेशन एंड रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस बाय विच अथॉरिटी, तो हमने अभी पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 जो था मैंडेट्स दैट स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी डिस्प्लेड इन प्रोमिनेंट प्लेस इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड मस्ट इंक्लूड सर्टेन पर्टिकुलर्स व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट इंटरवल्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड पेनल्टीज, तो इसका जो आंसर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे कि मिनिमम जो अगर 1 वीक में 7 डेज है तो कितने डेज़ की लीव कंपलसरी है कि एक फर्म अपने वर्कर्स को देगी, ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक दिन में कितने आवर्स की वर्क करनी चाहिए मतलब एम्प्लॉय को या वर्कर को, ठीक है, क्या लिमिट रखा गया है, इसका मैं ऑप्शन आपको देता हूँ 12 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला क्वेश्चन है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है प्रोहिबिट्स यानी मना करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कमैन वुमेन वर्कर्स ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट एक्सेप्ट under certain conditions। what is the minimum number of women workers required for the employment of night shift in a factory, तो वो है 30 वुमेन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है वुमेन के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो नाइट शिफ्ट करे, जब उनकी कंसेंट हो तभी वो कर सकती है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, तो कब आया था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में, ये भी आपको याद रखना है। Mandates the payment of an annual bonus to employees whose wages do not exceed a certain amount, ठीक है। What is the current wage limit specified under this act? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इसका जो आंसर है वो है 20,000 यानी सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है Apprentices Act 1961 regulates the training of apprentices in various trades and occupations. Which authority is responsible for the implementation and enforcement of this act? Ministry of Labour, Director General Employment and Training, National Apprentice and प्रमोशन काउंसिल, स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजरी बोर्ड। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आप ज़रूर दोगे नेशनल अप्रेंटिस, बट इसका जो आंसर है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस एंड देयर ऑफिस बियरर्स
देखो ऑफिस बियरर्स में सारे आते हैं, बट इसमें एडिटर नहीं आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑफिस बियरर जो है इनमें सारे एम्प्लॉयर आते हैं बट विदाउट एडिटर। तो टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन एंड देयर ऑफिस बियरर्स फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल liabilities for action taken in furtherance of the trade dispute under which section of the act is immunity granted। तो किस, मैंने आपको बोला था इसमें बहुत सारे एक्ट्स है, तो वो है सेक्शन 16। अगला क्वेश्चन है द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में लाया गया था, कवर्स एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन विच सेक्टर्स, तो किन में, तो इसका जो आंसर होगा वो सी पार्ट ही होगा, बोथ प्राइवेट एंड, ये जो एक्ट है ये बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयर को मतलब कवर करता है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 में, पहले भी हमने पढ़ा है, ये आपको याद रखना है, 1976 में लाया गया था। प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। द कंट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 applies to establishment engaging how many more contract workers on any day of the preceding 12 months। तो ये भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है, ठीक है, रिक्वायर्स वेजेस टू बी पेड इन कैश और बाई, या तो कैश में देना है या बाई चेक, बैंक ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, किसी भी मोड में आप दे सकते हो। अब जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो आया था 1961 में, प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप लिख देना 51 और यहाँ पे आंसर लिख देना। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है डिफाइंस ले ऑफ एज द फेलियर ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए वर्कमैन फॉर हाउ मेनी कंटिन्यूस डेज, तो 45 डेज का आंसर है। अगला क्वेश्चन है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो 1948 में लाया गया था, प्रोवाइड्स मेडिकल कैश मैटरनिटी एंड अदर बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू व्हाट सैलरी, तो इसका जो आंसर है वो है 30,000 पर मंथ। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट जो 1972 में रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू पे ग्रेचुटी विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जब ये जो एम्प्लॉय है ये टर्मिनेट हो जाए उसके बाद कब ग्रेचुटी हम दे सकते हैं, 50 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज, तो इसका जो आंसर है वो है 30 डेज। तो 55 जो है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013 वाला, मैंडेट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 जो था प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंसिलेशन ऑफिसर टू सेटल डिस्प्यूट्स, ठीक है। इफ ए डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड थ्रू कंसिलेशन, अगर कंसिलेशन के थ्रू डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ, इट मे बी रेफर्ड टू विच अथॉरिटी फॉर एडजुडिकेशन, ठीक है, यानी फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट, तो फिर किसके पास ही जाएगा, लेबर कोड के पास, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका जो आंसर है वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में लाया गया था, मैंडेट इज द पेमेंट फॉर ए मिनिमम बोनस ऑफ हाउ मेनी परसेंट ऑफ सैलरी और वेज अर्नड बाय द एम्प्लॉय, तो कितने परसेंट वेजेस का दिया जाता है वो है 8%, यानी बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मैंडेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग हाउ मेनी, तो सेफ्टी ऑफिसर्स रखने हैं एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो किस फैक्ट्री में उसमें कितने वर्कर्स होने चाहिए, तो वो है 500 वर्कर्स होने चाहिए, तभी वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 जो है establishes the employee provident fund organization यानी EPFO employees provident fund organization to administer the provident fund, what which authority serves
एज द एपेलेट अथॉरिटी फॉर ईपीएफ रिलेटेड मैटर्स। तो कौन सी है एपेलेट अथॉरिटी? तो वो है हमारे पास रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो वो है ट्रिब्यूनल, ये वाला। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो मैंने कोशिश की है जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ सकूं ताकि आप और ज़्यादा रिवाइज कर सको, ठीक है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एक्सटेंड्स मैटरनिटी लीव टू अडॉप्टिव मदर्स, ठीक है। हाउ मेनी वीक्स ऑफ लीव आर प्रोवाइडेड टू अडॉप्टिव मदर्स अंडर दिस एक्ट? 12 वीक्स की लीव, 16, 20 या 26? तो वो है 16 वीक्स। सो थैंक्स। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमें और एमसीक्यूज चाहिए। हम कोशिश करेंगे और एमसीक्यूज ईपीएफओ पे लाने की, और भी टॉपिक्स पे लाने की, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे मतलब पॉलिटी हो, या और भी कितने टॉपिक्स है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आपकी कोई भी सजेशंस हो वो भी आप लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।